टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका डेली आंसर राइटिंग सीरीज में। तो आज का क्वेश्चन है LWE पे। LWE का मतलब क्या होता है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ओके, तो यूपीएससी में जो मेंस में जो भी क्वेश्चन होता है वो अपने साथ एक नया चैलेंज लेके आता है। इस क्वेश्चन में दो तरह के चैलेंजेस हैं जो आपको सीखने को मिलेगा कि उनको सॉल्व कैसे करना है। दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक, आपने जरूर LWE के बारे में कंटेंट पढ़ा होगा, उसके बारे में जो भी आपने अपने टॉपिक में पढ़ा होगा, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसको ऐसे कैसे लिखें कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस हो। क्वेश्चन हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा गया है, तो इस वजह से स्ट्रक्चरिंग की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है कि कैसे हम अपने आंसर को, कैसे अपने कंटेंट को प्रॉपर स्ट्रक्चर दे पाएंगे कि डिमांड एड्रेस हो एंड क्वेश्चन एग्जैक्टली हम वही लिख पाए जो क्वेश्चन में पूछा है। तो ये दो बड़े चैलेंजेस हैं इस क्वेश्चन में, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके आई होप आप सबने सॉल्व किया होगा, क्योंकि आप सॉल्व जब करोगे तो कंपेयर करने में आसानी होगी, आपको वीडियो से ज्यादा लर्निंग्स मिलेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करके ही ये वाला वीडियो आप देखिएगा। तो जब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको काफी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं, उसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे और फिर उससे बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन साथ में पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू होलिस्टिकली एड्रेस द LWE प्रॉब्लम इन इफेक्टिव मैनर, गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान adopting multi-pronged strategy. ठीक है, in the areas of security, development, ensuring rights, etc. Discuss the prospect, potential, and implementation led changes, not challenges, changes so far in India to tackle Naxalism. तो आप ये सोचो, ये बताओ सबसे पहले कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या जानना चाहता है हमसे। उसने कुछ तो स्टेटमेंट दे दी है। जो ऊपर वाला पोर्शन है यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है ये तो एक स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन ने पूछा क्या है? डिस्कस करो प्रोस्पेक्ट, पोटेंशियल एंड इंप्लीमेंटेशन लेड चेंजेस। ओके, तो इस क्वेश्चन में और ये देखने वाली बात भी कि ये है 15 मार्कर, तो आपके पास है 3 पेजेस। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आपके 3 पेजेस विजुअलाइज हो जाने चाहिए कि किस पेज के किस जगह पे कौन सा पार्ट ऑफ द आंसर आएगा। ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। इसके लिए आप ढेर सारे मेंस के क्वेश्चन उठाइए और केवल क्वेश्चन पढ़ते ही उसको दिमाग में विजुअलाइज करना, उसके स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना स्टार्ट करिए। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एटलीस्ट इस पार्ट के लिए लिखिए मत। 10-15 क्वेश्चन उठाइए और हर दिन उसकी स्ट्रक्चरिंग करना आप दिमाग में स्टार्ट करिए। राइट, आंसर तो ऑब्वियसली लिखना ही है। तो हम ये देखते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या एड्रेस करना है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इन ऑर्डर टू होलिस्टिकली एड्रेस द LWE प्रॉब्लम। तो एक चीज क्वेश्चन एक्सेप्ट करता है कि देयर इज समथिंग लाइक LWE प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की। ठीक है, तो एक चीज तो हमें जो हल्का सा हिंट करना है अपने आंसर में वो है कि क्या है ये प्रॉब्लम्स। राइट, तो बोल रहा है कि इस प्रॉब्लम को होलिस्टिकली एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो अब ये वर्ड क्योंकि क्वेश्चन ने यूज कर लिया है इसलिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। दो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 15 मार्कर है। तो एज अ डायग्राम हम मेंशन कर देंगे, छोटा सा बट मेंशन करेंगे, जैसे कि आंसर हमारा होलिस्टिक हो। राइट, adopting multi-pronged strategy in the areas of security, development, ensuring rights, etc. तो एक और चीज आप ये देखो कि क्वेश्चन खुद ही दे रहा है कि आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है। आपको इस पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इसको आपको इन 3 फॉर्मेट्स में बताना है: सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड एंश्योरिंग राइट्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये आप इस पॉलिसी को ऐसा बताओ कि उसमें सिक्योरिटी का डायमेंशन क्या है, डेवलपमेंट का डायमेंशन क्या है एंड राइट्स का डायमेंशन क्या है। तो ये एक चीज समझ में आ गई, हल्की सी स्ट्रक्चरिंग समझ में आ रही है आपको। लेकिन अब आता है मेन कंपोनेंट कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन डिस्कस करने को बोल रहा है प्रोस्पेक्ट्स, पोटेंशियल एंड इंप्लीमेंटेशन लेड चेंजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ही यही चीज है कि डिस्कस करिए। ये तो हो रहा है,
ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो तो हो रहा है, गवर्नमेंट ने LWE की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पॉलिसी अडॉप्ट की है, जिस पॉलिसी का नाम है नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, और उसके अंडर गवर्नमेंट ने डिफरेंट एरियाज जैसे कि सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, एंश्योरिंग राइट्स, इन डिफरेंट एरियाज के अंडर अपनी प्लानिंग की है, अपनी पॉलिसी बनाई है। ये तो गवर्नमेंट ने किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप डिस्कस करो कि व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, पोटेंशियल एंड इम्प्लीमेंटेशन लेड चेंजेस सॉरी। तो देखो अब यहाँ पे डिफिकल्टी कहाँ पे आएगी, आपको सबसे पहले तो देखो क्या क्या चीजें तो डेफिनेटली लिखनी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। सबसे पहले आपको एक चीज जो मेंशन करनी है वो है LWE की प्रॉब्लम, कि भाई LWE की प्रॉब्लम है क्या, ये चीज आपके बॉडी में होनी चाहिए, राइट। सेकंड चीज आपको जो मेंशन करनी है वो है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, तो पॉलिसी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, और इस पॉलिसी के बारे में आपको लिखना है सिक्योरिटी डायमेंशन में, डेवलपमेंट डायमेंशन में एंड राइट्स के डायमेंशन में, ठीक है। जो भी इसके अंदर की सब कंपोनेंट्स है उनको आप इस तरह से लिखोगे, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड राइट्स, ठीक है। एक चीज ये समझ में आ गई। तीसरी चीज जो हमें करनी है वो हमें बताना है प्रोस्पेक्ट्स, चौथी चीज हमको बताना है पोटेंशियल, और पांचवी चीज जो हमको बताना है वो हमको बताना है इम्प्लीमेंटेशन लेड चेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन लेड चेंजेस, ये चीज हमको बताना है। अब ये तो हमको समझ में आ गई क्वेश्चन में बताना क्या क्या है, बट इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चरिंग कैसे करें, राइट। तो आप ये देखो कि प्रोस्पेक्ट और पोटेंशियल क्या मतलब होता है। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि आगे चीजें कैसी होंगी या क्या उनका फ्यूचर हो सकता है, व्हाट कैन बी द फ्यूचर, व्हाट कैन बी द फ्यूचर, ये होता है प्रोस्पेक्ट का मतलब। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि व्हाट इट कैन बिकम, व्हाट इट कैन बिकम इन द फ्यूचर, द फ्यूचर, राइट। तो ये तो हो गया प्रोस्पेक्ट एंड पोटेंशियल का मतलब। डेफिनेटली दो वर्ड्स हैं, दोनों के डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चरिंग इस तरह से करने जाओगे कि आप प्रोस्पेक्ट की अलग हेडिंग लिखो, राइट, आप पोटेंशियल की अलग हेडिंग लिखो, और फिर इंप्लीमेंटेशन लेड चैलेंजेस की अलग हेडिंग लिखो, तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर यूनिक पॉइंट्स चाहिए आपको, इसके अंदर भी आपको यूनिक पॉइंट्स चाहिए, है ना। हर अगर आप हेडिंग लिख रहे हो अलग अलग तो आपको सबके अंदर यूनिक पॉइंट्स चाहिए, तो सबके अंदर यूनिक पॉइंट्स लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आ सकता है, नो डाउट आ सकता है, लेकिन आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोचो ना, आपको तो एग्जाम में लिखना है ये क्वेश्चन, वहां इतना प्रेशर होता है, इतना टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो इसलिए ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आएगा कि यार कैसे करनी है स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। दूसरी चीज क्या हो गई, अब आप देखो कि इंप्लीमेंटेशन लेड चेंजेस जो होंगे वो होगा तो पॉलिसी का पार्ट ही, कि मतलब कैसे गवर्नमेंट ने चेंज किया है अपनी पॉलिसी, यही तो है ना, कि गवर्नमेंट पहले क्या इंप्लीमेंट करती थी, बाद में क्या इंप्लीमेंट करने लगी, उसी के बीच में जो चेंजेस हुए, मतलब मान लो इनिशियल ओल्ड सिस्टम मान लो, और अब हम एक न्यू सिस्टम में है जिससे हम डील करते हैं LWE के चैलेंजेस में, तो इसमें क्या चेंजेस हुआ है यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। और ये किसका पार्ट होगा, पॉलिसी का तो पार्ट होगा, जो आज की पॉलिसी होगी वही तो पार्ट होगा, वही तो चेंज होगा। तो यहाँ भी एक हल्का सा ओवरलैप आ रहा है क्वेश्चन में, तो इसलिए चलिए आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चरिंग हम कैसे करें, जैसे कि हम क्वेश्चन के डिमांड को भी एड्रेस कर पाए और क्वेश्चन को हम आसानी से लिख पाए, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला कॉम्पोनेंट क्या होता है किसी भी आंसर का, होता है इंट्रोडक्शन। इसमें इंट्रोडक्शन किस चीज पे लिखेंगे, हमेशा इंट्रोडक्शन एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे होगा, एग्जैक्टली क्वेश्चन है किस चीज पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपल है, क्वेश्चन है LWE पे। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि आप या तो LWE डिफाइन कर दोगे, है ना, या तो डिफाइन कर दोगे इस चीज को, या फिर बेहतर तरीका ये है कि आप कुछ एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ डेटा वगैरह डालो, कुछ केस स्टडीज डाल सकते हो। पर एक और तरीका है, डेटा तो आपको डालना ही डालना है, नो डाउट आपको डेटा डालना पड़ेगा, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है। तो आगे उसने पूछा है इम्प्लीमेंटेशन लेड चेंजेस, है ना, तो वहां पे ऑलरेडी आपको डेटा डालना पड़ेगा कि भाई क्या चेंजेस हुए हैं, उसका क्या इंपैक्ट आया है।
तो यहाँ आप क्या कर सकते हो ना, अपने इंट्रोडक्शन में एलडब्ल्यूई के बारे में थोड़ा सा बताते हुए उसके रीजन दे सकते हो, क्योंकि रीजंस जो है वो क्वेश्चन में नहीं पूछे, राइट, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही रीजन दे सकते हो, बिकॉज रीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर एलडब्ल्यू, क्यों होता है, लेकिन वो क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, तो आपके पास इंट्रोडक्शन में मौका आ गया कुछ लिखने का, अच्छा लिखने का, रीजन लिख सकते हो आप इंट्रोडक्शन में, है ना। तो एलडब्ल्यू पे हल्का सा डेटा एंड उसको रीजन से रीजन लिख देंगे, ये आप कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। बात करते हैं इसकी आगे, सेकंड आ जाते हैं बॉडी। सेकंड पार्ट होता है किसी भी आंसर का, तो बॉडी होती है, उसमें आपको पता है कि आपको हेडिंग लिखनी है, ठीक है। तो हेडिंग नंबर 1 क्या हो जाएगी, आप ये करो कि जो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने क्या बोला, क्या क्या लिखना है, प्रॉब्लम्स, है ना, एक तो आपको दिखाना है एलडब्ल्यू में प्रॉब्लम क्या है, तो आप ऐसा ही करो कि हेडिंग नंबर 1 को डायग्राम के थ्रू बना दो, क्योंकि बहुत स्पेस तो है नहीं। जैसे कि अगर हम विजुअलाइज करें अपना 3 पेपर, 3 पेजेस है, शुरू का ये गया क्वेश्चन में, ये गया इंट्रोडक्शन, ये गया कंक्लूजन में, ये गया हल्का सा प्री कंक्लूजन में, इतना स्पेस बचा, इतना 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 स्पेस बचा है हमारे पास, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एलडब्ल्यूई प्रॉब्लम लिखना है, तो उसका आपने बना दिया एक छोटा सा डायग्राम, डायग्राम बना दिया, थोड़ा स्पेस निकल जाएगा, थोड़ी सी स्पेस बचेगी, उसमें आप नेक्स्ट क्या लिख दोगे कि जो पॉलिसी पूछी, नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, इसके बारे में इसके छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स आप लिख सकते हो, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान का छोटा कॉम्पोनेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। वो आ जाएगा सपोज यहाँ तक कंप्लीट हो गया, है ना, थोड़ा सा ऊपर कंप्लीट हो जाएगा या यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें प्रोस्पेक्ट लिखना है, पोटेंशियल लिखना है, इंप्लीमेंटेशन एंड चेंजेस लिखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रोस्पेक्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोस्पेक्ट एंड पोटेंशियल, इन दोनों को आप क्लब कर दीजिए, क्लब कर देंगे तो आसानी होगी आपको लिखने कि क्या हो सकता है, वो क्लब कर दिया, और फिर वो लिख के फिर यहाँ हम इंप्लीमेंटेशन लेट चेंजेस लिख के अपने क्वेश्चन को यहाँ तक लिख देंगे, एंड देन प्री कंक्लूजन में कुछ केस स्टडी लिख देंगे, बढ़िया से केस स्टडी के एग्जामिनर को एकदम मस्त मजा आ जाए, और उसके बाद कंक्लूजन में खत्म कर देंगे। तो ये चीज हो सकती है, हो जाएगी हमारी स्ट्रक्चरिंग, इस हिसाब से हमें अपने पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, जो हेडिंग नंबर 1 होगी वो एक डायग्राम होगा, वो किस चीज पे डायग्राम होगा, एलडब्ल्यूई की प्रॉब्लम्स पे डायग्राम होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज मेंशन की गई है क्वेश्चन में, तो आपको लिखना तो जरूर है, राइट। हेडिंग नंबर 2, या यूं कहूं एक्चुअल हेडिंग क्या होगी, वो हो जाएगी नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, इसमें आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है। इसमें या तो बेहतर आप ये लिख सकते हो कि आपने सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ स्कीम्स के नाम लिख दिए, आपने डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ स्कीम्स के नाम लिख दिए, और आपने राइट्स से रिलेटेड कुछ स्कीम्स के नाम लिख दिए, इस तरह से करके आपने इसको स्ट्रक्चर कर लिया। जैसे सिक्योरिटी लिखा, उसके अंदर आपने लेट्स से 1 2 3 ऐसे करके लिख दिया, या फिर आपने ऐसा किया कि सिक्योरिटी के आगे ऐसे करके बना दिया, ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये है छोटा सा कंपोनेंट, दिस इज अ स्मॉल कंपोनेंट, मेन क्वेश्चन तो ये है नहीं, है ना। तो आपने सिक्योरिटी ऐसे लिखा, फिर आपने लिखा डेवलपमेंट, उसके सामने ऐसे 3 बना दिए, एंड राइट्स उसके सामने ऐसे 3 बना दिए, बस ये काम कर दिया आपने, तो ये लगभग यहां तक आके आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन पे कि प्रोस्पेक्ट एंड पोटेंशियल क्या होगा, उस पे वो बना देंगे, उस पे हम लिख देंगे, एंड उसके बाद हम लिख देंगे इंप्लीमेंटेशन लेड चेंजेस पे। तो इंप्लीमेंटेशन लेड चेंजेस, अब इनमें क्या आएगा कि एग्जैक्टली जो ये पॉलिसी है, इसकी वजह से क्या चेंजेस आए हैं, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है, या इस पॉलिसी में पहले कंपैरिजन में क्या बदलाव है, राइट, तो वो चीज हमें लिखनी है, ये हम लिख देंगे। तो आई थिंक आपको स्ट्रक्चरिंग समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं अपने कंटेंट की। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप एलडब्ल्यूई से ही इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, तो आप इसकी हिस्ट्री दे सकते हो, इसके रीजंस दे सकते हो, या दोनों को मिक्स करके भी दे सकते हो। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्टाइल पे। तो आप लिख सकते हो कि भाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, या फिर आप नक्सलिज्म कह लो, तो नक्सलिज्म जो अपना वर्ड है वो डराइव करता है नक्सलबारी, जो विलेज था वेस्ट बंगाल में, वहां से डराइव करता है। विलेज का नाम क्या था, नक्सलबारी, और ये कहाँ पे था, ये था वेस्ट बंगाल में, तो वहां से डराइव करता है। 1967 में सबसे पहले एक रिबिलियन स्टार्ट हुआ था, विच वॉज लेड बाय, कौन थे इनके लीडर कौन थे, कानू सन्याल एंड जगन संथल। कानू सन्याल
कि आप याद कर लो कानू सन्याल एंड जगन संथल, राइट। ये इनके लीडर थे। आप ऐसा लिख सकते हो कि इनकी लीडरशिप के अंडर एक रिबेलियन स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था रिबेलियन स्टार्ट? क्योंकि पीजेंट्स को अपना राइट चाहिए था। किसको? पीजेंट्स को अपना राइट चाहिए था, लैंड बेस्ड राइट, फॉरेस्ट राइट्स, डेवलपमेंट वगैरह नहीं होता था। तो अभी अब यहाँ पे धीमे धीमे देखो आप रीजन वाले एरिया में एंटर कर रहे हो। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ट्राइबल को अपने राइट्स नहीं मिलते थे, डिस्प्लेसमेंट होता था। तो हम रीजन डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा, जस्ट इन एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर लेंगे कि क्यों हुआ था ऐसा। क्योंकि ट्राइबल के पास राइट्स नहीं थे। आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना है क्योंकि आपको इसको इंट्रोडक्शन में ही लिखना है, ठीक है। माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, ट्राइबल्स को अपनी जगह से हटा दिया जाता था, राइट। जो माओस थे वो वल्नरेबल सेक्शन को ही अटैक करते थे और उनको कन्विंस कर ले जाते थे। ये भी आप लिख सकते हो, इस वजह से ऐसा होता था। जो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम था वो बहुत ही बैकवर्ड था, बैकवर्ड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। इस वजह से नक्सलिज्म वाली चीज स्टार्ट हुई, है ना। आप ये लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी। सारे क्या है? सारे जीएस के डायमेंशन ही है। आप देखो, अगर रीजन देखो तो सारे जीएस के डायमेंशन है। आपने इमेजिन किया, ओके नक्सलिज्म कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे इमेजिन करें इस क्वेश्चन को। रीजंस क्या लिखना है? सपोज हमें देखना है कि नक्सलिज्म क्यों हुआ। तो ये एक एरिया है जहां पे है पीपल एंड यहाँ पे है नक्सल्स, राइट। ये चीज हो गया। अब क्या दिक्कत है? क्यों हुआ ये चीज स्टार्ट? क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होगी। अब लोगों को प्रॉब्लम किस में होगी? जीएस डायमेंशन में। मतलब बेसिकली प्रॉब्लम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? जीएस के डायमेंशन को उठाओ। सोशल प्रॉब्लम होगी लोगों को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी लोगों को, पॉलिटिकल प्रॉब्लम होगी लोगों को, सिक्योरिटी बेस्ड प्रॉब्लम होगी, पॉवर्टी होगा, हंगर होगा। ये सारा कहाँ है? गवर्नेंस प्रॉब्लम होगी। ये सारे वर्ड्स कहाँ पे हैं? जीएस के डायमेंशन में तो है, राइट। तो प्रॉब्लम लिखना बड़ा आसान हो गया। जीएस के डायमेंशन को सोचना है और लिख देना है ना। अगर आप एनवायरमेंट का डायमेंशन सोचोगे तो आपको लिख जाएगा फॉरेस्ट राइट, याद आ जाएगा फॉरेस्ट राइट एनवायरमेंट का डायमेंशन सोचते ही, है ना। तो सारे जीएस के डायमेंशन आपने सोचे एंड आपने उसका प्रॉब्लम लिख दिया, राइट। वापस आते हैं तो आप लिख सकते हो कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम था? एक तो जो पॉलिसीज थी वो इंप्लीमेंट नहीं होती थी। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ में नहीं आता था कि भाई ये नक्सलिज्म वाला सोशल इश्यू है या फिर सिक्योरिटी इश्यू है, क्योंकि दोनों के डायमेंशन है ना। आईआर वाला पोर्शन अगर आपको याद आए तो आप कहोगे भाई पाकिस्तान एंड चाइना बोथ आर प्रमोटिंग नक्सलिज्म इन इंडिया, दोनों हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं नक्सलिज्म में। तो आईआर वाला डायमेंशन आ गया, राइट। तो इस तरह से आप मतलब और ये भी कर सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू कर सकते हो, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा? जो यूथ है, जो ट्राइबल यूथ है वो कहाँ अट्रैक्ट होगा? नक्सल की तरफ। ट्राइबल यूथ कहाँ पे जाएगा? नक्सलिज्म की तरफ जाएगा। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। सारे रीजन ऑफ कोर्स आपको इंट्रोडक्शन में आप लिख नहीं पाओगे, कुछ रीजन इसमें से आप इंट्रोडक्शन में लिख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड हेडिंग पे। सेकंड हेडिंग क्या थी? LWE की प्रॉब्लम्स। LWE प्रॉब्लम मतलब क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। अगेन आप इमेजिन करो एक एरिया जहां पे लोग रह रहे हैं एंड जहां पे LWE स्प्रेड है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फिर से सारे जीएस डायमेंशन से आप प्रॉब्लम निकाल सकते हो, राइट। क्या क्या प्रॉब्लम निकालोगे? अगर आप सबसे पहले इमेजिन करो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगी, राइट। लोगों में क्या प्रॉब्लम होगा? वायलेंस, 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 वायलेंस होगा, है ना। स्कूल के बच्चे जो होंगे उनको अबडक्ट कर दिया जाएगा, राइट। विमेन विल नॉट बी सेफ। तो ये देखो, आप देखो सोशल प्रॉब्लम्स हो गई, सिक्योरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गई, है ना। अगर आप ये भी देखो तो नक्सल्स जो है वो बिजनेस वगैरह चलने नहीं देते, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई। देख लो सब कुछ जीएस डायमेंशन से निकल के आ रहा है ना। अगर आप एनवायरमेंट प्रॉब्लम देखो तो नक्सल्स जो है फॉरेस्ट वगैरह डिस्ट्रॉय कर देंगे सो दैट वो अपना कैंप लगा सके। एनवायरमेंट बेस्ड प्रॉब्लम से आपको ये चीज दिमाग में आ जाएगा, है ना। गोरिल्ला टैक्टिक्स, वायलेंस, लोगों को थ्रेटन करना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कहाँ पे आ जाएंगे? सिक्योरिटी डायमेंशन में आ जाएंगी। क्या आ जाएगा? गोरिल्ला टैक्टिक्स, राइट। लोगों को इन्फ्लुएंस करना, तो ये सारी चीजें सिक्योरिटी डायमेंशन से आ जाएंगी। तो आप देख लो कि सारी चीजें जीएस डायमेंशन से ही निकल के आएंगी। एक और पॉइंट निकल सकता है जीएस डायमेंशन से, क्या? एनजीओ वाला वर्ड अगर दिमाग में आया तो कैसे कनेक्ट करेंगे नक्सल को? अर्बन नक्सल। तो अर्बन नक्सल तो आप देखोगे कि दे डिस्गाइज, मतलब वो एनजीओ के फॉर्म में रहते हैं, है ना। तो वहां से आप एक पॉइंट निकाल सकते हो।
तो इस तरह से आप जो LWE की प्रॉब्लम्स हैं उनको लॉजिकली याद भी कर सकते हो एंड उनको एग्जाम में लिख सकते हो। तो इसका हमने बना दिया डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बना दिया हमने, मजा आ गया एग्जामिनर को। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा क्या चीज है, क्या लिखना था तीसरा हमको लिखना था नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान के बारे में। और इसको किस डायमेंशन के अंदर लिखना था, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड राइट्स के अंडर। बस यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आप इसको एक्सप्लेन मत करना, क्योंकि यही चीज आपको इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज में भी, चेंजेस में भी एक्सप्लेन करनी है। प्रोस्पेक्ट्स एंड पोटेंशियल में भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज ही आएगी। इसीलिए मैंने कहा इस क्वेश्चन में कंटेंट मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए हम जाएंगे लॉजिकल मैनर में और हम इसको लिखेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी में क्या हो सकता है, क्या क्या आप इसके अंदर आप जो भी सिक्योरिटी डायमेंशन की पॉलिसीज है उसको आप लिख दो। क्या लिख सकते हैं, ग्रीन हंट स्टार्ट किया, इसमें बहुत सारा मैसिव सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई थी। ग्रीन हंट इज अ पॉलिसी। ग्रे हाउंड्स या फिर इस तरह के जो भी एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएट की गई हैं आप उनके बारे में लिख सकते हो, है ना। आंध्र प्रदेश का ग्रे हाउंड है, आप लिख सकते हो। सलवा जुदम के बारे में लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि देयर वाज दिस पॉलिसी ना, वन बस्तर अवर बस्तर अवर पुलिस प्रोग्राम इन छत्तीसगढ़। अवर बस्तर अवर पुलिस प्रोग्राम इन छत्तीसगढ़। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि कैसे यहाँ पे पुलिस ने रिहैबिलिटेशन के थ्रू लोगों को 10,000 रुपए देते थे एंकरेजमेंट मनी के तहत और रिहैबिलिटेट करते थे। तो फिर इससे क्या हुआ, सिक्योरिटी डायमेंशन एड्रेस हो गया। तो इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहाँ पे आपको 3-4 ही लिखने हैं, मैं आपको और बता सकता हूं, जैसे कि ऑपरेशन ऑक्टोपस है। ऑपरेशन ऑक्टोपस ये जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़े, है ना। ऑपरेशन ऑक्टोपस है, इसमें जो सीआरपीएफ है वो बहुत सारे नक्सल रेड्स कंडक्ट करती थी, ठीक है, रीजन में, सो दैट धीमे धीमे ये लोग खत्म हो जाए। फिर एक और है ऑपरेशन डबल बुल है। कौन सा है, ऑपरेशन डबल बुल। डबल बुल, राइट। इसमें क्या करते थे कि जो जंगल्स ऑफ बुलबुल एरिया है, लोहारदेगा एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में, वहां पे ये फोर्स लॉन्च हुई, ठीक है, वहां पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और क्या है, ग्रे हाउंड्स मैंने बता दिया, ग्रीन हंट मैंने बता दिया। तो इस तरह की चीजें हैं जो सिक्योरिटी डायमेंशन के अंडर लॉन्च की गई है। फिर आप आ जाओ डेवलपमेंट के अंदर। तो डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, सोसाइटल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो उसमें क्या क्या आएगा, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन आएगा, कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन दोगे तो फिर लोग मेन स्ट्रीम में ऐड हो जाएंगे, मेन स्ट्रीम में लोग ऐड होंगे तो फिर उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में लिख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसके बारे में आपने सुना होगा। और नक्सल एरियाज के जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी ये लॉन्च किया गया था। फिर डेवलपमेंट में और क्या लिख सकते हैं, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साइड जाए तो हम स्किल डेवलपमेंट लिख सकते हैं, कि भाई लोगों की स्किल बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। लगभग 34 डिस्ट्रिक्ट्स विच वर अफेक्टेड बाय LWE, 34 डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। और हम लिख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में कैसे उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लगाए हैं, कि लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, तो उसके लिए भी बहुत सारा फंडिंग की गई है। फिर डेवलपमेंट में आप आ जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड्स में पैसा लगाया गया है, ब्रिजेस में पैसा लगाया गया है, स्कूल्स में पैसा लगाया गया है। तो इस तरह की चीजें हैं डेवलपमेंट में, राइट। फिर हो जाए, आप आ जाओ राइट्स पे। राइट्स में क्या क्या आ जाएगा, आप डेवलपमेंट में एक रोशनी स्कीम भी लिख सकते हो। याद है रोशनी स्कीम? रोशनी स्कीम क्या कहती है, स्किल्स देने के लिए, राइट। स्किल्स हमें अगर देना है रूरल पुअर को तो रोशनी स्कीम उसके अंदर आती है, ठीक है। अब आप आ जाओ राइट्स पे। राइट में क्या होगा, एक तो आप लिख सकते हो फॉरेस्ट राइट्स। फॉरेस्ट, अब इसमें कौन सा है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है आपका, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, तो वो सारे एक्ट के बारे में आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो सोशल राइट्स के बारे में, कि लोगों को अगर हम स्कूल भी ले जा रहे हैं, स्कूल ले जाने की भी बात हम कर रहे हैं, दैट इज अगेन सोशल राइट्स, सोशल एंड एजुकेशनल राइट्स, है ना। तो उसकी बात हम कर सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स की हम बात कर सकते हैं, कि ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, वहां पे जो पॉलिटिक्स है वहां का जो गवर्नेंस है वहां का, उसको और इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो वो चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। एक आप ये भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे पॉइंट ज्यादा हो जाए तो आप उसको उठा के यहाँ भी लिख सकते हो, कि भाई जो सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन वाली पॉलिसी है, दैट इज अगेन अ राइट ऑफ अ पर्सन
टू बी गिवन अ चांस टू करेक्ट देमसेल्फ। तो वो भी एक राइट ही है कि दे आर गिवन अ चांस कि ठीक है भाई आपने गलती की है, कोई बात नहीं, कम बैक टू द मेन स्ट्रीम। तो इस तरह से आप छोटे पॉइंट्स में ये वाला चीज एड्रेस कर दो, ठीक है। तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ यार इसने सारे जो डायमेंशन है आंसर के वो उसने एड्रेस किए हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने मेल पे। यहाँ पे एक चीज आप और याद होगा आपको लिखना भी पड़ सकता है समाधान स्कीम के बारे में। दैट इज अ वेरी होलिस्टिक स्कीम, मतलब उसमें तो सब कुछ है। इसमें एस से क्या होता है, इसमें अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म जो इसका है वो फुल फॉर्म इसका याद करना बहुत जरूरी है। एस से होता है स्मार्ट लीडरशिप, राइट। आप लोग खुद से लिखिए, एस से क्या होता है, स्मार्ट लीडरशिप होता है। ए से क्या होता है, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी होती है, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, ठीक है। एम से क्या होता है, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एम से ये हो जाता है। और ए से क्या होता है, अगेन जो अगला वाला ए है वो क्या होता है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ठीक है। डी से क्या होता है, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज, केपीआईज क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है, मतलब डेटा वगैरह देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एच से क्या होता है, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर अगला जो ए है उससे क्या होता है, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एक्शन प्लान एक होना चाहिए कैसे हमें हैंडल करना है, ठीक है। एन से क्या होता है, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, राइट। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट की, आपको याद रखना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स एंड पोटेंशियल पे, प्रोस्पेक्ट्स एंड पोटेंशियल पे। तो देखो यार यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई क्या क्या पोटेंशियल हो चुका है, क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं एंड क्या रिजल्ट रहा है, राइट। कि फ्यूचर में हम क्या देख सकते हैं, जो आज का रिजल्ट है उसी को इंटरपोलेट करके हम फ्यूचर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ डेटा लिख सकते हो कि किस तरह से जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबसे पहले एलडब्ल्यूई के अंदर वो कम हो गए हैं, कितने हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स, आप नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कम हो गए हैं वो आप लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो कि कैसे जो नंबर ऑफ डेथ्स होते थे या फिर नंबर ऑफ इंसिडेंट्स होते थे वो कम हो गए, आप उस डायमेंशन में सोच सकते हो। आप और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो जोग्राफिकल एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है स्प्रेड का वो कम हो चुका है ना। जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स है एंड डेथ्स ऑफ द पुलिसमैन वो कम हो गई है। तो और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं या फिर रीजन्स हैं जो बाहर आ चुके हैं एलडब्ल्यू से। कौन से हैं वो स्टेट्स एंड रीजन्स, जैसे कि बिहार अगर हम देखें तो बिहार का मेजर पोर्शन एलडब्ल्यू से बाहर आ चुका है ना। तो ये है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, कुछ आपको मैं डेटा पॉइंट्स दे देता हूं। तो इसमें ये कहता है कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विच वर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 90% ऑफ, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स 90% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे एलडब्ल्यूई पे वो रिड्यूस होके 25 पहुंच गए। केवल 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये 2021 का डेटा है। केवल 25 डिस्ट्रिक्ट्स ही अब हैं जो 90% एलडब्ल्यूई में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली बहुत छोटा हो गया। तो ये एक डेटा पॉइंट आप लिख सकते हो, राइट। जो एलडब्ल्यूई का वॉयलेंस है वो और जो डेथ है वो 77% से रिड्यूस हो गई है। डेथ ऑफ सिविलियंस एंड द वॉयलेंस हैज रिड्यूस्ड बाय 77%। ये डेटा आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हो कि जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है वॉयलेंस का वो भी रिड्यूस हो गया है फ्रॉम ज्योग्राफिकल स्प्रेड। क्या लिख सकते हैं हम, जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है वो रिड्यूस हो गया है 46 डिस्ट्रिक्ट्स में, केवल 46 डिस्ट्रिक्ट्स, और उसमें भी 191 पुलिस स्टेशंस अफेक्टेड हैं अब। जबकि पहले अगर हम 2010 की बात करें तो लगभग 96 डिस्ट्रिक्ट्स में 465 पुलिस स्टेशंस अफेक्टेड थे। तो आप ये लिख सकते हो कि ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है वो कम हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज की हम बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स एंड पोटेंशियल पे। तो आप जब ये डेटा लिख दोगे फिर आप बोल दोगे कि हेंस वी कैन से दैट इन फ्यूचर दीज डिस्ट्रिक्ट्स जो कि 25 है, लेट्स से दे कैन कम डाउन टू मे बी 10 and 12 इन द नियर फ्यूचर। जो ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स रिड्यूस हो रहे हैं 77% से ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, 90% रिडक्शन आ सकता है। एंड जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 45 से भी कम होके और कम भी आने के चांसेस है बेस्ड ऑन द पॉलिसीज विच द गवर्नमेंट इज टेकिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस में, क्योंकि हमें ये लिखना है कि इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस क्या क्या हुए, ये चीज हमें लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे
ये चीज हम हल्की सी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायमेंशन से ही इस चैलेंज को देखता था, केवल सिक्योरिटी डायमेंशन था। सिक्योरिटी डायमेंशन में क्या है, जो फोर्सेस हैं जैसे ग्रे हाउंड है, ग्रीन हंट है, राइट, कोबरा फोर्सेस है, तो मतलब बेसिकली सिक्योरिटी डायमेंशन से ही इनको देखा जाता था, राइट। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन माना जाता था इसको। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, डिफरेंट डायमेंशन में एंटर कर रहा है, जैसे कि सोशल में एंटर कर रहा है। सोशल में वो क्या करेंगे, स्कूल्स बनाएंगे, हेल्थ सेंटर्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, ठीक है। फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे। तो इन सब में आप अब यहाँ पे, क्योंकि आपने ये पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे आप हल्का सा डेटा डालना स्टार्ट करो। क्या डालना स्टार्ट करोगे, थोड़ा बहुत डेटा डालना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लगभग गवर्नमेंट ने लाइक इन 2017, अगर हम लिखें कि 2017 में गवर्नमेंट ने लगभग 11,000 करोड़ डाले थे रोड्स बनाने में। ऐसे कुछ डेटा आप यूज कर सकते हो, है ना। 1326 किलोमीटर ऑफ रोड्स हैज बीन बिल्ट एक ही साल में, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है ना, पीडब्ल्यूडी का बजट बढ़ा के उसको लगभग मोर देन 7,000 टू 8,000 करोड़ कर दिया गया है। कहां पे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आप ये डेटा लिख सकते हो। तो आप ये देख रहे हो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल के अंदर आप अब डेटा लिखोगे, तब आएगा मजा, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो। और तो मतलब इस डायमेंशन में आप एंटर करोगे कि कैसे अब गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन गवर्नेंस वाले इश्यू में भी देख रही है कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। तो यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल दे सकते हो, जो हमने पहले डिस्कस किया था। वहां तक वो केवल नाम लिखना है, यहाँ पे आप एज एग्जाम्पल लिख दोगे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स गवर्नमेंट ला रही है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारे टावर्स वगैरह क्रिएट किए जा रहे हैं, है ना। मोर देन 2,000 मोबाइल टावर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड, राइट। तो इस तरह से आप करके इस पॉइंट को लिख सकते हो। मोर देन 2,000 टावर्स टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। आप लिख सकते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट भी लिख सकते हो कि कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जा रहा है ना। लगभग 1200 बैंक ब्रांचेस ओपन किया गया है LWE एरियाज में, 1300 ATMs इंस्टॉल किए गए हैं, मोर देन 22,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स को चांस दिया गया है, उनको एम्प्लॉय किया गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कैसे हम मतलब इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस आ रहे हैं। पहले हम केवल सिक्योरिटी देखते थे, अब हम बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन में इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज है। तो हल्की सी ट्रिकी थी, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी था लास्ट में, क्योंकि अब वैसे आपके पास स्पेस तो बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में शायद जरूरत पड़ जाए आपको, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं गवर्नमेंट को इनोवेटिव सोल्यूशन की जरूरत है, जिससे वो पीपल, नक्सल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर पाए, एंड सो दैट इट कैन रिड्यूस नक्सलिज्म। ये कर सकते हैं हम। दूसरा सोल्यूशन बोल सकते हैं कि यार देखो, लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ट्राइबल्स की बात हो रही है तो हम बाहर से लाए हुए लोगों की बात को सुनेंगे नहीं, रिलेट नहीं कर पाएंगे ना। तो लोकल पुलिस विल बी मोर इंपॉर्टेंट, विल बी मोर इफेक्टिव इन टैकलिंग दीज थिंग्स, ठीक है। फिर हम कर सकते हैं कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जैसे ग्रे हाउंड वगैरह स्पेशल फोर्सेस हैं, इनको और इफेक्टिव हम बना सकते हैं, क्योंकि सी यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होना ही है, दोनों आपको साथ में लेके चलना है, क्योंकि लोगों की लाइफ की बात है। तो वी कैन नॉट मतलब जस्ट गो बाय दी कि केवल डेवलपमेंट कर देंगे, आपको इसको लॉ एंड ऑर्डर प्लस डेवलपमेंट इश्यू दोनों लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। तो और आपको ये समझना पड़ेगा, मतलब आप ये रिकमेंडेशन कर सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि इट इज देयर प्रॉब्लम ऑल्सो, इट इज नॉट जस्ट सेंट्रल प्रॉब्लम। तो बेसिकली स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना चाहिए। बाकी आप जनरल पॉइंट्स लिख सकते हो कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं इन एरियाज में, और कहां से आएगा, बाहर वाले इन्वेस्ट करेंगे नहीं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लाना होगा, है ना। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लाना होगा हमको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, राइट। या फिर कह लो इंडिजिनस स्टार्टअप्स क्रिएट होते हैं, जो एग्जैक्टली उस एरिया की प्रॉब्लम है, हमें उस एरिया की प्रॉब्लम के ऊपर स्टार्टअप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो।
लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप नहीं लिख पाओगे, जगह नहीं है, बट आप इस क्वेश्चन में केस स्टडी तो लिख ही सकते हो। केस स्टडी क्या लिख सकते हैं, बिहार की केस स्टडी लिख देते हैं कि वहां पे एक अश्वधार प्रोजेक्ट था। आप आई होप आपने इसको बुक में पढ़ा होगा। अश्वधार प्रोजेक्ट था जिसमें लोगों के साथ मिलकर, पीपल एंड गवर्नमेंट दोनों ने साथ मिलकर नक्सलिज्म के प्रॉब्लम को हटा दिया था। तो इस केस स्टडी से आप ये केस स्टडी लिखो और देन उसको कनेक्ट करके आप कंक्लूजन में लिख दो, इफ बिहार कैन डू इट देन द एंटायर वर्ल्ड कैन टैकल, द एंटायर इंडिया कैन टैकल द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म। एंड नक्सलिज्म, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नक्सलिज्म के चैलेंज को टैकल किया जाए, बोथ as a law and order problem and as a developmental problem, so that in long run these people involved in Naxalism can be brought under mainstream, and the security threat of internal security threat to India can be reduced so that it can move ahead in the path of डेवलपमेंट। इस तरह से करके आपने एक पॉजिटिव मजेदार कंक्लूजन लिख के इस आंसर को कर दिया सॉल्व। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है, थोड़ा ट्रिकी था, कैसे इसको लिखना है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग। थैंक यू।